10 मिनट के मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमटीएस का मॉक टेस्ट। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत कविता वंदे मातरम की रचना की। इसे 1888 की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। वंदे मातरम का संगीत जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग का नरसंहार होने के बाद अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोग पार्क में रोलेट एक्ट के विरोध में चुपचाप इकट्ठा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा को आकलन करने के लिए किन कारणों का विचार किया जाता है? शिक्षा। शिक्षा भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों में से एक है। इस सीमा को स्थापित करने में विचार किए जाने वाले अन्य कारकों में न्यूनतम भोजन, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, साथ ही चिकित्सा आवश्यकताएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रीय आय अनुमानों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है? इसका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय हमारे देश के पूरे राष्ट्र द्वारा अर्जित आय की कुल राशि का गठन करती है और एक विशेष वर्ग के दौरान अपने क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों की उत्पत्ति करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय का अनुमानित मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय समिति द्वारा आयोजित किया गया है। बाद में इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संचालित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए राष्ट्रीय आय समिति ने उत्पाद विधि और आय विधि दोनों का मिश्रण लागू किया। इस समिति ने पूरे अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि की क्या विशेषता है? बागवानी। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बागवानी है। इस प्रकार की खेती भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें हल्की गीली सर्दियां और गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होते हैं। यह खट्टे फल, नींबू, संतरे, अंगूर, जैतून, अंजीर और सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने पर केंद्रित है। इन क्षेत्रों में अंगूर के बागों और पशुपालन सहित मिश्रित खेती भी की जाती है। गेहूं अन्य विकल्प को देखते हैं। गेहूं जो है उगाया जाता है लेकिन मुख्य विशेषता नहीं है। तिलहन, इसमें जैतून शामिल है लेकिन प्राथमिक ध्यान नहीं है। रेशम उत्पादन से संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि से नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरबूजा और नारियल किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं? रेतीली मिट्टी में उगते हैं। खरबूजा और नारियल रेतीली मिट्टी में पनपते हैं। रेतीली मिट्टी में जल निकासी अच्छी होती है, जिसमें अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है और खरबूजे और नारियल जैसी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होती है। चिकनी मिट्टी के बारे में जानते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है वो घनी होती है और जल निकासी की कमी होती है। इसमें जल भराव हो जाता है, जिससे यह खरबूजे और नारियल के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। बलुई मिट्टी संतुलित और उपजाऊ होती है, जो कई तरह की फसलों बलुई मिट्टी को देखते हैं। संतुलित और उपजाऊ होती है, जो कई तरह की फसलों को सहारा देती है, लेकिन खरबूजे और नारियल रेतीली मिट्टी में तेज जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करते हैं। काली मिट्टी जो है पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन इन फसलों के लिए बहुत अधिक नमी बनाए रखती है, जिससे यह कम आदर्श होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्त में अपने विवेक का प्रयोग कब कर सकता है? जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब कर सकता है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्त में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। ऐसी स्थिति में कोई भी स्पष्ट उम्मीदवार नहीं होता जो सदन का विश्वास प्राप्त कर सके। राष्ट्रपति को तब यह आकलन करना चाहिए कि किस नेता को बहुमत समर्थन मिलने की सबसे अधिक संभावना है। संभवतः सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन का नेता को आमंत्रित करते हैं। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहां राष्ट्रपति व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करते हुए कार्य करते हैं। सामान्यतः परिस्थितियों में जहां किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत होता है, राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है। 2019 में किस वर्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया था? 1955 के अधिनियम में। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया। यह संशोधन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी, मतलब हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। इस अधिनियम के उद्देश्य अपने देश में उत्पीड़न का सामना कर रहे इन अल्पसंख्यक समुदाय को राहत प्रदान करना है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बहस और विवाद का विषय रहा है।
एक सपाट एक सपाट खिड़की में कितने डायोप्टर की ऑप्टिकल शक्ति होती है? इसका हो जाएगा 0। एक डायोप्टर माप की इकाई है जिसका उपयोग लेंस या घुमावदार दर्पण की ऑप्टिकल शक्ति को पारस्परिक लंबाई के आयाम के साथ व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो एक पारंपरिक मीटर बराबर होता है। एक डायोप्टर मिलीमीटर में एक नाम मात्र फोकस लंबाई के बराबर होती है। एक सपाट खिड़की में शून्य डायोप्टर की ऑप्टिकल शक्ति होती है क्योंकि यह प्रकाश को अभिसरण या विचलन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से जेरोफथैलिस्मिया रोग हो सकता है? इसका विटामिन ए की कमी से होता है। जेरोफथैलिस्मिया एक नेत्र विकार है जो विटामिन ए गंभीर कमी के कारण होता है, जिससे सूखापन, कार्नियल अल्सर और रतौंधी होती है। विटामिन ए की भूमिका क्या होती है? कार्नियल स्वास्थ्य और आंसू उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गाजर और पत्तेदार साग डेयरी को खाओ जिससे इससे रोकथाम होगा। विटामिन डी हड्डियों के लिए होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अपने असाधारण वास्तुकला और अद्भुत संगमरमर के पत्थर नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। कुछ विशेषज्ञ इसे ताजमहल के लिए भी वास्तुशिल्प के रूप से बेहतर मानते हैं। भारत के दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि माउंट आबू से कितनी दूरी पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, तब आएगा 2.5 किलोमीटर। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेहरा कहाँ मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, मुख्य रूप से चंबा क्षेत्र के लोगों के द्वारा। यह स्थानीय कैलेंडर में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और फसल के मौसम का जश्न मनाने का समय है। यह त्योहार प्रार्थना, अनुष्ठान और पारंपरिक नृत्य के साथ मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अन्य त्योहार के बारे में देखते हैं, कुल्लू दशहरा। यह एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। मिंजर उत्सव मनाया जाता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चंबा में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो भगवान रघुनाथ का सम्मान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसमें सदस्य के रूप में 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। टाइम ट्रायल समय परीक्षण शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है। यह रेस प्रारूप है जिसे साइकिल चालक व्यक्तिगत रूप से टीम के रूप में समय खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, न कि सीधे एक दूसरे के खिलाफ, जिसका लक्ष्य दूरी को सबसे कम समय में पूरा करना होता है। टाइम ट्रायल आमतौर पर रोड साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग और ट्रायथलॉन में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गर्ल वुमेन्स अंडर पुस्तक के लेखक है? इसका हो जाएगा बर्नार्डियन एवरिस्टो। बर्नार्डियन एवरिस्टो द्वारा लिखित गर्ल वुमेन अदर 2019 एक बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है जो उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनाती है। यह उपन्यास 12 परस्पर जुड़े पात्रों का अनुसरण करता है जिनमें से ज्यादातर अश्वेत ब्रिटिश महिलाएं हैं जो पहचान, नस्ल, लिंग और विरासत के रूप की खोज करती हैं। पारंपरिक विराम चिन्हों के लिए एक अनूठी काव्यात्मक शैली में लिखा गया, यह एक बेस्ट सेलर बन गया है और इसके विविध प्रतिनिधित्व और अभिनव कहानी कहने के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। अन्य लेखक के बारे में जानते हैं, मार्गरेट एटवुड द हैंडसम स्टैली एक अविनायकवादी नियंत्रण के बारे में एक डायोप्टोसियन उपन्यास है। एना बंस ने लिखा है मिल्कमैन द ट्रबल के दौरान उत्तरी आयरलैंड से एक उपन्यास। सैनेटिक वर्सेस कौन लिखा है? सलमान रुश्दी लिखे हैं। रक्सिन बॉन्ड्स के लेखक ये लेखक है रक्सिन बॉन्ड्स। इनकी पुस्तकें कौन? द रूम ऑन रूफ रक्सिन बॉन्ड्स, द ब्लू अम्ब्रेला हो गया, द नाइट ट्रेन एट डेवली एंड्स एंड द स्टोरीज हो गया, दिल्ली इज नॉट फॉर रेस्टी, द बॉय होम ऑफ द हिल्स, एवर ट्रीज स्ट्रॉ ग्रो इन देयर रूट ए मसूर। रक्सिन बॉन्ड्स ने लिखा है। शशि थरूर द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम ए हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट द टू मिलेनियम। सलमान रुश्दी टाइटैनिक वर्सेस है। हारून एंड्स द ऑफ स्टोरीज द गोल्डन हाउस है। पाउलो कोयलो ने लिखा है द अल्केमिस्ट, 11 मिनट्स, एलेट्री, द जहीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेंपी चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक डैश नर्तक थे, यानी कुचिपुड़ी के नर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित राफेल मरीन सौदे का कुल अनुमानित करोड़ कितने पैसे उसके लिए दिए थे? 63,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
हाल ही में भारतीय एजेंटिक एआई हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में किया गया था। आर्टेमिस समझौते पर बांग्लादेश किस नंबर पर हस्ताक्षर करता है? 54वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिरला दावड़ा को किस पद पर नियुक्त किया गया? उप मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में। आरबीआई ने किस अभियान के तहत अपना व्हाट्सएप चैनल पेश किया है? आरबीआई कहता है के नाम पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एआईओएस के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मोहन राजन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसक्रीम बनाते समय किसका उपयोग किया जाता है? अगर अगर का उपयोग किया जाता है। इसे जापानी शब्द में लाल शैवाल लिया गया है। एक हाइड्रोफ्लोरिक क्लोराइड है। इसका उपयोग जेलेटिन के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड कोलाइड कण पानी की ओर आकर्षित होते हैं। छितरे हुए चरण नियंत्रित चरण पानी के बीच एक मजबूत आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओट्टम उल्लाल एक पारंपरिक नृत्य है जो केरल में मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम पिनायरी विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अब जो कि 2026 में चेंज हो चुके हैं ये यहाँ की सीएम। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह आपको डेली मिलता रहेगा 10 मिनट। डेली आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए।